Friends, once again welcome on our YouTube channel. This is the next lecture of thermodynamics. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। ऊष्मागतिकी का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। एक्चुअल में अभी तक जो भी हमने लेक्चर पढ़े हैं वो सारे काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड थे। इस हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स का ये फर्स्ट टॉपिक है एंड इन दिस लेक्चर we will discuss about first law of thermodynamics. तो यहां पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। In this lecture we will discuss about basic definitions and zeroth law of thermodynamics, indicator diagram, first law of thermodynamics and थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो हम हमारे इस लेक्चर में आधारभूत परिभाषाएं एवं ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम के बारे में, इंडिकेटर डायग्राम या सूचक आरेख के बारे में, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में एवं ऊष्मागतिकी प्रक्रम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक डेफिनेशंस एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले मूलभूत परिभाषाएं एवं ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। Now, thermodynamic system and thermodynamic coordinate, ऊष्मागतिकी निकाय एवं ऊष्मागतिकी निर्देशांक। A system whose state depends on the thermodynamic quantities is known as thermodynamic system. ऐसा निकाय जिसकी अवस्थाएं ऊष्मागतिकी राशियों पर निर्भर करती है, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। Since the gas enclosed in a cylinder depends on pressure, volume and temperature, so it is a thermodynamic system. चूंकि किसी सिलेंडर में भरी गैस दाब, आयतन एवं ताप पर निर्भर करती है, इसलिए यह ऊष्मागतिकी निकाय है। The quantities which are essential for the complete description of the thermodynamic state of any system are thermodynamic coordinates. वे राशियां जो किसी निकाय की ऊष्मागतिकी अवस्था के संपूर्ण व्याख्या करने के लिए आवश्यक हो, ऊष्मागतिकी निर्देशांक कहलाती हैं। These quantities are related to an equation f of pvt equal to 0। ये सभी राशियां समीकरण f of pvt equal to 0 से संबंधित होती हैं। This equation is known as equation of state of
सिस्टम, यह समीकरण निकाय की अवस्था समीकरण कहलाता है। So equation of state of system is function of PVT equal to 0. So निकाय की अवस्था का समीकरण हमारा f of PVT equal to 0 होगा। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम या ऊष्मागतिकी निकाय क्या है? ऐसा निकाय जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, ऊष्मागतिकी राशियों पर निर्भर करता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। और किसी गैस के अंदर और किसी सिलेंडर में भरी गैस दाब, आयतन एवं ताप, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसलिए ये जो सिस्टम होगा, ये जो निकाय होगा, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम या ऊष्मागतिकी निकाय होगा। और किसी भी निकाय की अवस्था दर्शाने के लिए, अवस्था के पूर्ण विवरण के लिए हमें जिन राशियों की आवश्यकता होती है, वे राशि ऊष्मागतिकी निर्देशांक कहलाती हैं। The quantities which are essential for the complete description of the thermodynamic state of any system are thermodynamic coordinates. Ideal gas equation is PV equal to RT. आदर्श गैस समीकरण PV equal to RT होता है। Now thermal equilibrium, ऊष्मागतिकी साम्य। If the thermodynamic coordinates like pressure, volume, temperature of any system do not vary with time, then the system is said to be in equilibrium. यदि किसी निकाय के ऊष्मागतिकी निर्देशांक जैसे दाब, आयतन, ताप समय पर निर्भर नहीं करते हैं, तो ऐसा निकाय साम्यावस्था में कहलाता है। Such system is said to be in equilibrium. तो अगर थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट P, V एंड T टाइम के साथ में वेरी करते हैं तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, और अगर P, V एंड T टाइम के साथ में वेरी नहीं करते हैं तो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। तो यदि ऊष्मागतिकी निर्देशांक दाब, आयतन एवं ताप समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो निकाय साम्यावस्था में नहीं होगा, और यदि इनका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है तो निकाय साम्यावस्था में होगा। In thermal equilibrium, the temperature of every part of the system remain same and it is equal to the temperature of the surrounding. तापीय साम्यावस्था में निकाय के प्रत्येक भाग का तापमान समान रहता है एवं यह तापमान परिवेश के तापमान के बराबर होता है। तो अगर सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यदि निकाय हमारा तापीय साम्य में है या तापीय साम्यावस्था में है, तो उस केस में उस सिस्टम के हर पार्ट का टेम्परेचर सेम होगा, उस निकाय के प्रत्येक भाग का तापमान समान होगा और यह टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल होगा। यह तापमान परिवेश के तापमान के बराबर होगा। If two systems are in thermal equilibrium, then their
टेम्परेचर विल बी सेम। यदि दो निकाय तापीय साम्यावस्था में हैं तो उन दोनों निकायों का तापमान समान होगा। ऐसा नहीं है कि एक का टेम्परेचर ज्यादा हो और एक का टेम्परेचर कम हो, एक का तापमान ज्यादा हो और दूसरे का तापमान कम हो, क्योंकि हीट की प्रॉपर्टी है कि हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ फ्लो होती है जब तक कि सभी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। ऊष्मा उच्च ताप वाले क्षेत्र से निम्न ताप वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है जब तक कि सभी जगह का तापमान समान नहीं हो जाता है। तो अगर दो सिस्टम हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, यदि दो निकाय तापीय साम्यावस्था में हैं तो उनका टेम्परेचर या उनका ताप समान होगा। नाउ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। According to this law, if two systems are in thermal equilibrium with a third system, then they must be in thermal equilibrium with each other. इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्यावस्था में हो तो वे दो निकाय भी एक दूसरे से तापीय साम्यावस्था में होंगे। तो कोई दो सिस्टम है हमारे पास में, वो दोनों सिस्टम किसी थर्ड सिस्टम से इंडिपेंडेंट थर्मल इक्विलिब्रियम में है। वे दोनों निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक रूप से तापीय साम्यावस्था में है तो वो दोनों निकाय भी तापीय साम्यावस्था में होंगे। Then that two system will also be in thermal equilibrium with each other. If two systems A and C are in thermal equilibrium with each other, यदि दो निकाय A एवं C एक दूसरे के साथ तापीय साम्यावस्था में हो and system B and C are in thermal equilibrium with each other, एवं निकाय B एवं C भी एक दूसरे के साथ तापीय साम्यावस्था में हो, then A and B will also be in thermal equilibrium with each other. तो A एवं B भी एक दूसरे के साथ तापीय साम्यावस्था में होंगे। अब यहां पर हमने तीन सिस्टम दिखाए हैं, A, B एंड C। A एंड B के बीच में एडियाबैटिक वॉल है, रुद्धोष्म दीवार है। एंड ये जो ग्रीन पट्टी हमने दिखाई है, ये जो हरी पट्टी हमने दिखाई है, दिस इज एक्चुअली डाइथर्मिक वॉल। यहां ऊष्माचालन दीवार है। इसका मतलब A एंड C के बीच में हीट ट्रांसफर हो सकती है, A एवं C के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान संभव है। सिमिलरली B एंड C के बीच में भी हीट ट्रांसफर होगी, B एवं C के मध्य भी ऊष्मा का आदान प्रदान संभव है। जबकि A एंड B के बीच में हमने एक एडियाबैटिक वॉल लगाई है, एक रुद्धोष्म दीवार लगाई है, इसलिए A एंड B के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, A एवं B के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा।
सो ए एंड सी के बीच में हीट ट्रांसफर होगी, और ये जो हीट का ट्रांसफर है ये तब तक होगा जब तक कि ए एंड सी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है, क्योंकि हीट हमारी हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ फ्लो होगी। ए एवं सी के मध्य ऊष्मा का यह आदान प्रदान तब तक होगा जब तक कि ए एवं सी तापीय साम्यावस्था में नहीं आ जाते, क्योंकि ऊष्मा की प्रॉपर्टी है कि ऊष्मा उच्च ताप वाले क्षेत्र से निम्न ताप वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। तो ऊष्मा का यह आदान प्रदान तब तक चलेगा जब तक कि ए एवं सी एक ही तापमान पर नहीं आ जाते हैं। इसी टाइप से बी एंड सी के बीच में भी हीट ट्रांसफर होगी। अब ए एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, बी एंड सी भी हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। अब माना ए एवं सी तापीय साम्यावस्था में है एवं बी एवं सी तापीय साम्यावस्था में है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो डाइथर्मिक वॉल है, ये जो ऊष्मीय चालन वाली दीवार है, ये हम यहां पर लगा देते हैं, और ये एडियाबैटिक वॉल या रुद्धोष्म दीवार हम यहां पर लगा देते हैं। तो इन दोनों वॉल को इंटरचेंज कर देते हैं, इन दोनों दीवारों को आपस में बदल देते हैं। तो अब हमारा ये वाली कंडीशन आ गई है। तो यहां पर डाइथर्मिक वॉल या ऊष्मीय चालन दीवार, और यहां पर एडियाबैटिक वॉल या रुद्धोष्म दीवार है। इसका मतलब ए एंड सी के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, बी एंड सी के बीच में भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ए एंड बी के बीच में हीट ट्रांसफर हो सकती है, पर यहां पर ए एंड बी के बीच में भी हीट ट्रांसफर नहीं होती है। ए एवं बी के मध्य भी ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। इसका मतलब ए एंड बी भी हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ए एवं बी हमारे ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। तो पहले हमारे ए एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, बी एंड सी भी हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, और अगर ए एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए एंड बी भी हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यदि ए एवं सी तापीय साम्यावस्था में है, बी एवं सी तापीय साम्यावस्था में है, तो ए एवं बी भी तापीय साम्यावस्था में होंगे। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप की व्याख्या। According to zeroth law of thermodynamics, temperature shows the direction of flow of heat. ऊष्मा गतिकी के शून्यांकी नियम के अनुसार ताप ऊष्मा के प्रवाह की दिशा दर्शाता है। If no heat flows from one system to another on placing two systems in contact, then the two systems are said to be in thermal equilibrium. यदि दो निकायों को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर ऊष्मा एक निकाय से दूसरे निकाय में प्रवाहित नहीं होती है, तो दोनों निकाय एक दूसरे के तापीय साम्यावस्था में होते हैं। क्योंकि अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है, अगर दोनों में ताप का अंतर है,
तो हीट हमारी हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ फ्लो होगी। तो ऊष्मा उच्च ताप वाले क्षेत्र से निम्न ताप वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होगी। पर यहां पर हमने दो सिस्टम को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा है, दो निकायों को एक दूसरे के संपर्क में रखा है, परंतु फिर भी ऊष्मा एक निकाय से दूसरे निकाय की ओर प्रवाहित नहीं हो रही है। इसका मतलब दोनों सिस्टम हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, दोनों निकाय एक दूसरे के ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। In this case, both the system will be on same temperature. Otherwise, heat flows from the system at high temperature to the system at low temperature. इस अवस्था में दोनों निकाय समान ताप पर होंगे, अन्यथा ऊष्मा उच्च ताप वाले निकाय से निम्न ताप वाले निकाय की ओर प्रवाहित होती। So, on the basis of zeroth law of thermodynamics, the order of temperature of the bodies can be decided. अतः ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम के आधार पर हम वस्तुओं के ताप का क्रम निर्धारित कर सकते हैं कि किस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, किस बॉडी का टेम्परेचर कम है। इसको हम ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम से या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डिसाइड कर सकते हैं। It means temperature is a property of any thermodynamic system which controls the state of thermal equilibrium of that system. अर्थात किसी ऊष्मागतिकी निकाय का ताप वह गुण है जो निकाय के ऊष्मीय साम्यावस्था की अवस्था को नियंत्रित करता है। नाउ इंडिकेटर डायग्राम या सूचक आरेख। नाउ इंडिकेटर डायग्राम या सूचक आरेख। A graph between the pressure and volume of a system undergoing an operation is called indicator diagram. किसी निकाय की प्रक्रिया के दौरान दाब एवं आयतन के मध्य खींचा गया वक्र सूचक आरेख कहलाता है। तो कोई सिस्टम हमने लिया है, कोई निकाय हमने लिया है, वो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, किसी प्रक्रिया से गुजर रहा है, तो उसके लिए अगर प्रेशर एंड वॉल्यूम में डायग्राम खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो वो जो ग्राफ होगा वो हमारा इंडिकेटर डायग्राम होगा। तो यदि उसके लिए दाब एवं आयतन के मध्य हम एक ग्राफ खींचे तो वह ग्राफ सूचक आरेख कहलाता है। Let P and V be the pressure and volume of a gas contained in a cylinder. माना किसी सिलेंडर में भरी गैस का दाब एवं आयतन क्रमशः P एवं V हैं।
and A is the area of cross section of the piston तथा पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, then the work done in expanding the gas very slowly and pushing the piston dx, तो गैस को बहुत धीमी गति से प्रसारित होने में एवं पिस्टन को दबाने में किया गया कार्य, पिस्टन हम कितना पुश कर रहे हैं dx, तो वर्क डन या कार्य क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या बल इंटू विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन हमारा dx है, फोर्स हम F मानते हैं, सो dw इक्वल टू F इंटू dx। बट फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, बल बराबर दाब इंटू क्षेत्रफल। तो इस F की जगह हमने P इंटू ए रख दिया है, सो dw इक्वल टू P इंटू ए इंटू dx। अब A इंटू dx मीन्स क्षेत्रफल इंटू विस्थापन आ जाएगा वॉल्यूम, सो dw इक्वल टू P dv, क्योंकि dv हमारा A इंटू dx है, सो dw इक्वल टू P dv। If the gas expands from P1 V1 to P2 V2, यदि गैस P1 V1 से P2 V2 तक प्रसारित होती है तो गैस हमारी एक्सपांड हो रही है, गैस हमारी प्रसरित हो रही है। इनिशियल स्टेट इसकी P1 V1 है और फाइनल स्टेट हमारी P2 V2 है। तो यहां से यहां तक गैस को एक्सपांड होने में जो वर्क होगा, जो कार्य करना पड़ेगा, उसका मान निकाले तो होता है dw इक्वल टू पी डीवी, यह भी हमने निकाला था। तो यहां से आ जाएगा w इक्वल टू इंटीग्रेशन v1 टू v2 p dv। अब ये डायग्राम, यहां पर प्रेशर एंड यहां पर वॉल्यूम है, तो दाब एवं आयतन के मध्य में ग्राफ खींचा है। दिस इज एक्चुअली आवर इंडिकेटर डायग्राम, यह वास्तव में सूचक आरेख है। अब V1 से V2 यहां तक आप ले रहे हो, हमने इसको अलग अलग स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया है, अलग अलग पट्टिकाओं में बांट दिया है। तो एक स्ट्रिप या एक पट्टिका हमने यहां पर दिखाई है, ये P और ये V, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया। तो ये क्या जाएगा, एरिया ऑफ KLMNK। अब यहां से यहां तक लेना है, क्योंकि सिस्टम हमारा A से B तक जा रहा है, तो ये सारी स्टेप हम जोड़ देंगे। एक पट्टिका यहां आएगी, एक यहां आएगी, एक यहां आएगी, इस टाइप से नंबर ऑफ स्ट्रिप हमको मिलेगी, कई पट्टिकाएं हमको मिलेगी। तो सारी स्ट्रिप को हम जोड़ देते हैं, तो टोटल एरिया आ जाएगा ABCDA। सो W इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDA। सो ABCDA का क्षेत्रफल, यह हमारा वर्क आ जाएगा या कार्य का मान हमें प्राप्त होगा। नाउ नोट, the work done by the gas is taken as positive and work done on the gas is taken as negative। गैस द्वारा किया गया कार्य यदि धनात्मक ले तो गैस पर किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। एंड इफ द वर्क डन
by the system is taken as positive, then the work done on the system will be negative. यदि निकाय द्वारा किया गया कार्य हम धनात्मक लें तो निकाय पर किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो आपकी इच्छा है, अगर आप ये पॉजिटिव लेते हो तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये वाला पॉजिटिव लेते हो तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। नाउ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा। द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज of the molecules of a body apart from any kinetic or potential energy of the body as a whole is called its internal energy। तो इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? किसी वस्तु की कुल स्थितिज या गतिज ऊर्जा के अतिरिक्त इसके अणुओं की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा का योग इसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू 0, चक्रीय प्रक्रम के लिए डेल्टा यू इक्वल टू 0। हियर यू इज इंटरनल एनर्जी, या यू आंतरिक ऊर्जा है। तो चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा हमारी नियत रहती है और डेल्टा यू की वैल्यू 0 होगी। सो फॉर साइक्लिक प्रोसेस यू इज कांस्टेंट, सो डेल्टा यू इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। It shows the principle of conservation of energy। यह ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत को दर्शाता है। इट मीन्स एनर्जी हमारी कंजर्व होगी, ऊर्जा हमारी संरक्षित होगी, तो टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट होगी, कुल ऊर्जा का मान सदैव नियत होगा। इसको ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है एवं ना ही नष्ट किया जा सकता है। ओनली वी कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। केवल इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इफ होल ऑफ द वर्क डन is used in producing the heat or vice versa, then यदि किया गया संपूर्ण कार्य ऊष्मा को उत्पन्न करने में प्रयोग में लाया जाता है, या यदि संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जाता है, तो when mechanical work is spent in producing heat, a definite quantity of heat is produced, and when heat is employed to do work, the same quantity of heat is used to do same quantity of work। जब यांत्रिक कार्य को ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च किया जाता है, तो एक निश्चित मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, एवं जब ऊष्मा को कार्य करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो समान मात्रा में कार्य के प्रयुक्त होती है। इसका मतलब
अगर आप वर्क को हीट में चेंज कर रहे हो तो जितना वर्क आपने किया है उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी, और अगर आप हीट को वर्क में चेंज कर रहे हो, ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर रहे हो, तो जितना आप ऊष्मा दे रहे हो उतनी ही मात्रा में कार्य होगा। मीन्स हीट हमारी कंप्लीटली वर्क में चेंज हो रही है, या वर्क कंप्लीटली हमारा हीट में चेंज हो रहा है। सो W इक्वल टू जे क्यू, हियर Q इज हीट, Q ऊष्मा है, W वर्क डन, W किया गया कार्य है, एंड J इक्वल टू 4.2 जूल पर कैलोरी। इट इज नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। J हमारा ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, जिसकी वैल्यू 4.2 जूल पर कैलोरी होती है। If all heat is not consumed into work, यदि संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित नहीं होती है, then in all transformations the energy due to heat must be balanced by external work done plus the increase in internal energy। तो संपूर्ण रूपांतरण में ऊष्मा के कारण ऊर्जा का मान बाह्य कार्य एवं आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होता है। इसका मतलब जो हमारी हीट है, जो हमारी ऊष्मा है, उसकी वैल्यू वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी के सम के इक्वल होगी। बाह्य कार्य एवं आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होगी। सो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन हीट, डेल्टा यू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, एंड डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन। डेल्टा डब्ल्यू किया गया कार्य, डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, एवं डेल्टा क्यू ऊष्मा में परिवर्तन। इफ हीट इज टेकन बाय द सिस्टम, यदि निकाय द्वारा ऊष्मा ली जाती है, देन डेल्टा क्यू ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा क्यू का मान धनात्मक होगा। इफ हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, यदि निकाय द्वारा ऊष्मा दी जाती है, देन डेल्टा क्यू इज लेस देन 0, तो डेल्टा क्यू का मान ऋणात्मक होगा। If the work is done by the system, then delta W is greater than 0। यदि निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो डेल्टा W ग्रेटर देन 0, and if the work is done on the system, then delta W is less than 0। यदि निकाय पर कार्य किया जाता है तो डेल्टा W का मान ऋणात्मक होगा। नाउ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ऊष्मागतिकी प्रक्रम। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या ऊष्मागतिकी प्रक्रम। सो फर्स्ट प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस या समतापीय प्रक्रम। ऐसा प्रोसेस जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। इफ अ thermodynamic system is perfectly conducting to the surrounding and undergoes a physical process in such a way
that its temperature remains constant throughout, then the process is said to be isothermal process. यदि ऊष्मागतिकी निकाय परिवेश के साथ पूर्णतः चालन की अवस्था में हो एवं भौतिक प्रक्रम इस प्रकार गुजरता है कि संपूर्ण प्रक्रम में ताप नियत रहता है, तो ऐसा प्रक्रम समतापीय प्रक्रम कहलाता है। सो पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में टेम्परेचर हमारा सेम रहता है, ताप हमारा समान रहता है। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज PV इक्वल टू RT इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समतापीय प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण PV इक्वल टू RT इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि R हमारा गैस कांस्टेंट है, R गैस नियतांक है एंड T हमने कहा है कांस्टेंट है, यह ताप हमारा यहां पर नियत है। सो PV इक्वल टू कांस्टेंट। इन आइसोथर्मल प्रोसेस समतापीय प्रक्रम में dt इक्वल टू 0, क्योंकि T हमारा कांस्टेंट है, सो dt हमारा 0 हो गया। सो du इक्वल टू mCV dt एंड dt हमारा 0 है, इसलिए du इक्वल टू 0 एंड dq इक्वल टू du प्लस dw है। और हमने कहा है कि du की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस में यह समतापीय प्रक्रम में 0 होती है, तो dq इक्वल टू dw। सो dq इक्वल टू dw। इट मीन्स heat added or subtracted is equal to work done by the gas or work done on the gas. So अगर हीट ऐड करते हो तो वर्क डन बाय द गैस होगा, और हीट अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ऊष्मा यदि निकालते हो, तो वर्क डन ऑन द गैस होगा। तो यदि निकाय को हम ऊष्मा देते हैं तो गैस द्वारा कार्य किया जाएगा, और यदि निकाय से हम ऊष्मा लेते हैं तो गैस पर कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम। इफ ए thermodynamic system is perfectly insulating from the surrounding and undergoes a process in such a way that no exchange of heat takes place between it and the surrounding, then the process is said to be एडियाबैटिक प्रोसेस। यदि एक ऊष्मागतिकी निकाय परिवेश के साथ पूर्णतः कुचालन की अवस्था में हो एवं प्रक्रम इस प्रकार गुजरता है कि पूरे प्रक्रम के दौरान निकाय एवं परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो ऐसा प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस dq इक्वल टू 0। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए dq इक्वल टू 0, क्योंकि q हमारा कांस्टेंट है, हीट की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है। बट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq इक्वल टू du प्लस dw, एंड dq हमने कहा है 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू
du plus dw और du equal to minus dw. So change in internal energy is equal to mechanical work done. अतः आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किए गए यांत्रिक कार्य के बराबर होगा. इन एडियाबेटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रम में if the work is done on the system then dw is less than 0. यदि निकाय पर कार्य किया जाता है तो dw का मान ऋणात्मक होगा. Since du equal to minus dw एंड हम कह रहे हैं कि यहां पर dw हमारा नेगेटिव है तो इस dw की जगह अगर माइनस dw रखें सो du इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस dw और ये हो जाएगा dw. So if the work is done on the system then du equal to dw and if the work is done by the system then dw is greater than 0. यदि निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो dw is greater than 0 और यहां पर dw की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे सो du की वैल्यू माइनस dw ही रहेगी. सो इफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन dw इज लेस देन 0 तो du इक्वल टू dw and if the work is done by the system then dw will be positive so du equal to minus dw. Now isobaric process समदाबीय प्रक्रम. If the pressure remains constant during the process then the process is said to be isobaric process. यदि प्रक्रम के दौरान दाब नियत रहता है तो ऐसा प्रक्रम समदाबीय प्रक्रम कहलाता है. तो P की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है dP की वैल्यू 0 होगी. नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq इक्वल टू du प्लस dw du इक्वल टू mcv dt एंड dw इक्वल टू pdv. तो ये दोनों वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं तो dq हो जाएगा mcv dt प्लस pdv. नाउ आइसोकोरिक प्रोसेस सम आयतनिक प्रक्रम. If the volume remains constant during the process then the process is said to be isochoric process. यदि प्रक्रम के दौरान आयतन नियत रहता है तो प्रक्रम सम आयतनिक प्रक्रम कहलाता है. सो आइसोकोरिक प्रोसेस ये सम आयतनिक प्रक्रम के लिए v इक्वल टू कॉन्स्टेंट सो dv इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq इक्वल टू du प्लस dw एंड dw इक्वल टू pdv है सो dq इक्वल टू du प्लस pdv बट dv इक्वल टू 0 सो dq इक्वल टू du. सो dq की वैल्यू du के बराबर होगी. तो जो भी आप हीट दोगे जो भी ऊष्मा दोगे वो हमारे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगी. ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी. Thus, whole of the heat supplied increase the internal energy of the system. अतः
दी गई संपूर्ण ऊष्मा निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगी। तो जो भी आप हीट दोगे, जो भी ऊष्मा दोगे, वो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज होगी। हीट सप्लाइड इन सच ए प्रोसेस, इस प्रकार के प्रक्रम में दी गई ऊष्मा dq इक्वल टू mcv dt है। अगर m की वैल्यू 1 हो सो dq इक्वल टू du है। तो m की वैल्यू हम यहां पर 1 रखते हैं तो du आ जाएगा cv dt। सो हीट सप्लाइड इन सच अ प्रोसेस will be used in increase in internal energy of the system। सो इस प्रकार के प्रक्रम में दी गई ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। और ये जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा या आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, इसकी वैल्यू आएगी du इक्वल टू cv dt, क्योंकि m की वैल्यू हमने 1 कर दी है। सो du इक्वल टू cv dt। तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक डेफिनेशन, इंडिकेटर डायग्राम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में स्टडी की है। सो गुड बाय।